ये है केसी वेणुगोपाल जी, जो कि वर्तमान में राजस्थान से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर राज्यसभा के सांसद हैं। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते इनको ये अधिकार है कि ये संसद में सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। बीते 30 नवंबर को इन्होंने सरकार से एक प्रश्न पूछा, लेकिन इनके प्रश्न को सदन में अस्वीकृत कर दिया गया, यानी इनके प्रश्न को जवाब देने के लिए शामिल ही नहीं किया गया। कुछ ऐसी ही घटना अभी हाल ही में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के साथ भी हुआ, जिसका जिक्र उन्होंने अपने ट्विटर पर किया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सदन में किसी भी प्रश्न को स्वीकार किए जाने की क्या प्रक्रिया है। ये कैसे तय किया जाता है कि अमुक प्रश्न का उत्तर दिया जाना जरूरी है और अन्य प्रश्नों का नहीं। स्वागत है आप सभी का अध्यय टीवी में। अभिवादन स्वीकार कीजिए केसरी पांडे का। और न्यूज़ दिस आर के आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। दरअसल संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों को ये अधिकार होता है कि वे सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से प्रश्न पूछ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये प्रश्न कई प्रकार के होते हैं, जिनमें तारांकित, अतारांकित, अल्पावधि और निजी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल होते हैं। प्रश्नों के प्रकार की बात हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। यहाँ पर हम इसकी प्रक्रिया की बात करेंगे। अब चूंकि इतने ढेर सारे सांसद हैं और इनके कई प्रश्न होते हैं, जिससे प्रश्नों की एक लंबी सूची तैयार हो जाती है। ऐसे में संभव है कि कुछ प्रश्नों का दोहराव हो सकता है। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिन पर जानकारी पहले ही दी जा चुकी होती है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे यही स्पष्ट नहीं होता है कि असल में इसमें पूछा क्या जा रहा है। और कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा या इस तरह के दूसरे पहलुओं के मद्देनजर संवेदनशील हो सकते हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए राज्यसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विषयक नियम में नियम संख्या 47 से लेकर 50 तक में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, जिसके आधार पर यह तय किया जा सके कि किस प्रश्न को उत्तर देने के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए और किस प्रश्न को नहीं। इसके लिए पहले राज्यसभा सचिवालय सांसदों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नों की समीक्षा करता है। अगर इसे लगता है कि ये प्रश्न सभी मानकों के अनुरूप है, तो वो इसे संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग के पास भेजता है। मंत्रालय अथवा विभाग से प्राप्त तथ्यों एवं आंकड़ों के बाद प्रश्नों पर अंतिम मंजूरी राज्यसभा के सभापति की होती है। प्रश्नों की अंतिम सूची तैयार किए जाने के बाद ये प्रश्न संबंधित मंत्री को भेजे जाते हैं और मंत्री इन पर अपना जवाब तैयार करता है। सवालों के जवाब देने के लिए मंत्रालयों और विभागों को 5 समूहों 1 से लेकर 5 तक में बांटा गया है। प्रत्येक समूह के लिए सप्ताह का एक दिन तय किया गया है, जिस दिन वो किसी एक सदन में सांसदों के प्रश्नों का जवाब देता है। इन समूहों को क्रमशः सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार आवंटित किया गया है। ग्रुपिंग इस तरह से की गई है कि हर मंत्री संसद के दोनों सदनों में अलग अलग दिन जवाब दे सकता है। राज्यसभा की बात करें तो किसी भी प्रश्न को जवाब देने के लिए स्वीकार किए जाने के कई मानक बनाए गए हैं। मसलन प्रश्न सुस्पष्ट, सटीक और केवल एक मुद्दे को लेकर होना चाहिए। प्रश्न में अनावश्यक रूप से कोई नाम अथवा कथन नहीं शामिल किया जाना चाहिए। यदि प्रश्न में कोई कथन है तो ये संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी है कि वो इसकी सत्यता की जांच कर ले। इसमें तर्क, अनुमान, विडंबनापूर्ण अभिव्यक्ति, आरोप, विशेषण या मानहानिकारक बयान शामिल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से लोकसभा के लिए भी कुछ मानक है। मसलन बार बार एक ही प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनको लेकर मामला कोर्ट अथवा संसदीय समितियों के समक्ष लंबित हैं। लोकसभा में ये व्यवस्था लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के मुताबिक चलती है। इसके नियम संख्या 41 से लेकर 44 तक में किसी भी प्रश्न को स्वीकार किए जाने के मानकों को बताया गया है। एक दिन में कुल 175 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौजूदा वक्त में विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार जानबूझकर अधिकांश प्रश्नों का जवाब देने से बच रही है। अगर कोई प्रश्न रिजेक्ट हो गया हो तो संसदीय विशेषाधिकारों के कारण संबंधित सदस्य ना तो न्यायालय जा सकता है और ना ही कोई तर्क वितर्क कर सकता है। पूरे मामले को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई प्रश्न अस्वीकार किया जाता है तो इसके बारे में संबंधित अधिकारी को पूरी व्याख्या देनी चाहिए। तो ये थी बात सदन में किसी भी प्रश्न को स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया की। और अब आपके लिए एक सवाल, आपको कमेंट करके बताना है कि प्रश्नकाल क्या होता है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।